श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परिवार के हर सदस्य का दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए, मितव्ययिता स्वभाव का अंग हो। परिवार व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य स्वावलंबी बने, अपना काम जहां तक हो सके स्वयं करें, गृह कार्य मिल बांट कर करें, आजीविका उपार्जन में जो जितनी मदद कर सकता है करे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति उदारता और सहनशीलता हो। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिष्टाचार का मूल मंत्र है अपनी नम्रता और दूसरों का सम्मान। इस कसौटी पर जो जितना खरा उतरता है उसे उतना ही सभ्य सुसंस्कृत समझा जाएगा। जो अहंकार जताते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, वे असभ्य गिने जाते हैं। आवश्यक नहीं कि ऐसा घटिया प्रदर्शन मारपीट या गाली गलौज से ही किया जाए। ऐसी दुर्गंध साधारण वार्तालाप में भी भरी हो सकती है। कई व्यक्ति अपनी शेखी भगाड़ते रहने के आदी होते हैं या फिर सिर्फ अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी आदत अप्रत्यक्ष अहंकार है जो सुनने वाले को अखरती है, जिससे बोलने वाले की धाक स्वीकार करने की अपेक्षा वो उसे मन ही मन शेखी खोर मानने लगता है और उसके कथन पर अविश्वास करने लगता है। परिवार में शिष्टता का वातावरण प्रचलित रहना चाहिए। सभी सदस्य एक दूसरे को सम्मान दें, उचित मर्यादा में प्रशंसा करें और प्रोत्साहन दें। दिल तोड़ने वाली, निराश करने वाली बात न कहें। सम्मान देने से सद्भाव बढ़ता है। शिष्टता बरतने वाला सम्मानित होता है और अनायास ही दूसरों का सद्भाव सहयोग अर्जित करता है। अशिष्टता हर दृष्टि से हानिकारक है। ये अपना स्तर गिराती है, मित्रों को शत्रु बनाती है, जो सहयोगी था उन्हें असहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी हानि भले ही तत्काल किसी को समझ में न आए, पर परिणाम सामने आने पर विदित होता है कि एक ऐसी कुटैव पाल ली गई जो पग पग पर अनर्थ खड़ी कर सकती है। घर के विचारशील तथा प्रमुख व्यक्ति ही शिष्टता का विकास कर सकते हैं। सर्वप्रथम उनके द्वारा ही इसका पालन किया जाना चाहिए। अभिवादन करते समय, बात करते समय हम वाणी में शालीनता लाएं, मधुर और नम्रतापूर्ण वाणी का प्रयोग करें। यदि हमारी बोली में कठोरता, तू तड़ाक और तानेबाजी की आदत है तो उसे धीरे धीरे हटाने का, बदलने का प्रयास करना चाहिए। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहुधा बोलने में तकिया कलाम के रूप में गाली के शब्द और निरर्थक शब्द बोलने का स्वभाव पड़ जाता है, किंतु वो सभ्य समाज में बोलते ही शर्म से आंख भी नीची करनी पड़ती है। अतः उनका उपयोग छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। हम कुछ भी आए बाएं जो मुंह में आ जाए सो न बोलें। हम क्या बोल रहे हैं उसका पहले से विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ बोलें उसको तौलें, अर्थात संतुलित बोलने का प्रयत्न किया जाए। तू तड़ाक शब्द से किसी को संबोधित न करें। साथ में खाना खाना, खेलना, संगीत, सहगान, सत् साहित्य का वाचन, श्रवण, सामूहिक उपासना जैसे आधारों के माध्यम से घर के सदस्य सहकारिता और परस्पर सहयोग सीख सकते हैं। घरेलू शाक वाटिका, पुष्प वाटिका का आरोपण करने से भी रचनात्मक प्रवृत्ति के परिपोषण का एक आधार बन सकता है। परिवार एक गाय है जिसका दूध पीने के लिए सब ललचाते हैं, पर उसके लिए चारा, पानी, धूप छांव एवं सुविधा सफाई की जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। परिवार समर्थ होगा तो उसकी छाया, शोभा और फल संपदा का लाभ हर सदस्य को मिलेगा। संपन्नता तो एक समर्थ व्यक्ति उपार्जित कर सकता है, पर सुसंस्कारिता का वातावरण उत्पन्न करने में हर सदस्य का समुचित योगदान होना चाहिए। गृहपति कोई भी क्यों ना हो, अनुशासन किसी का भी चलता हो। इस दृष्टि से हर सदस्य अपने आप में पूर्ण है कि उसे पारस्परिक में
कितनी भूमिका निभाई। परिवार का वातावरण अच्छा बनाया जाए और परिजनों को सुसंस्कृत स्तर तक पहुंचाया जाए, ये केवल एक पक्ष है। परिवार निर्माण का दूसरा पक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण है और वो है अपनी खुद की आदतों, आस्थाओं और गतिविधियों का निर्माण और नियंत्रण करना। ये कार्य परिवार की प्रयोगशाला में ही संभव हो सकता है। जलाशय में घुसे बिना तैरना कहाँ आता है। व्यक्तियों के संपर्क में आकर ही अपने गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का अभ्यास किया जाता है। एकाकी चिंतन, मनन, अध्ययन, प्रवचन करते रहने से केवल बौद्धिक समाधान मिलता है। सत प्रवृत्तियां परिपक्व तो अभ्यास से होती हैं। अभ्यास के लिए उपकरण चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिवार से बढ़कर और कोई उपयुक्त माध्यम हो ही नहीं सकता। जिन लोगों के बीच हमें रहना पड़ रहा है, उन्हें परिष्कृत बनाने के लिए प्रयास करना वस्तुतः अपनी प्रकृति को ही सुधारना है। बकझक करनी हो तो बात दूसरी है। यदि सचमुच किसी को बदलने योग्य प्रभाव उत्पन्न करना है तो उसका एकमात्र उपाय अपने को उत्कृष्ट बनाना, अपने को योग्य बनाना ही हो सकता है। जो इस दिशा में वस्तुतः बढ़ना चाहता होगा, उसे अपनी प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्षमता बढ़ानी ही पड़ेगी। अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को इतना प्रामाणिक बनाना पड़ेगा कि उसके संपर्क में जो भी आए उस पर छाप पड़े। परिवार निर्माण के लिए प्रयास करना वस्तुतः अपनी श्रेष्ठ मान्यताओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोगशाला में प्रवेश करना है। परिजनों के माध्यम से अपनी शालीनता एवं क्रिया कुशलता को विकासोन्मुख बनाना है। इस प्रकार परिवार निर्माण की दिशा में किए गए प्रयास केवल कुटुंबियों की सार्थक सेवा ही संपन्न नहीं करते, वरन अपने खुद के व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। अपनी आदतों में भी उत्कृष्टता का समुचित समावेश करते हैं। ये दोहरे लाभ की प्रक्रिया सर्वथा अपनाए जाने योग्य है। मेहंदी पीसने वाले के हाथ रंग जाते हैं। इस उक्ति के अनुसार परिवार निर्माण के कार्य में संलग्न व्यक्ति को आत्मनिर्माण का लाभ भी मिलता है। प्रसन्न रहने और प्रसन्न रखने की विशेषता ही देव प्रकृति कहलाती है। वस्तुतः यही सबसे बड़ी दौलत है। अभागे लोग पैसे को ही सब कुछ मानते और उसी के लिए मरते खपते हैं, पर विवेकवान जानते हैं कि परिष्कृत पवित्र दृष्टिकोण से सद्भावनाओं से बढ़कर और कोई आनंददायक वस्तु इस संसार में नहीं है। इसलिए वे इसी के उपार्जन, अभिवर्धन पर ध्यान देते हैं, भले ही सांसारिक दृष्टि से उन्हें गरीबी की श्रेणी में ही क्यों न रहना पड़े। स्वाध्याय की प्रवृत्ति अपने परिमार्जन का प्रत्यक्ष उपाय है, जिससे व्यक्ति अपने मन की गंदगी को, अपने विचारों की गंदगी को पहचान पाता है। इस तरह स्वानुभूति से मन को कहीं अधिक निपटने की शक्ति मिलती है और सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। कई बार अपने मन में छुपे कुसंस्कार इसीलिए समझ में नहीं आते क्योंकि उनके तात्कालिक लाभ तो दिखाई देते हैं, पर दूरवर्ती दुष्परिणाम नहीं। स्वाध्याय न केवल वर्तमान को भविष्य के प्रतिफल के दर्शन करा देता है, अपितु इसके विकल्प के रूप में अतीत के अनुभवों का लाभ भी प्रदान करता है। स्वाध्याय की गंगा में स्नान कर लेने के बाद पारिवारिक जीवन की मलिनताएं हटती और रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। शांति सुव्यवस्था की जड़ भी वही है और प्रगति की कुंजी भी। पढ़े हुए अंशों पर निशान लगा लिया जाए और उतना अंश अपने परिवार में सबको दिखाना, सुनाना रुचिकर भी होता है और उससे संवेदनाओं का विकास भी होता है। उदाहरण के लिए शरद चंद्र बोस का संस्मरण है। वे जिस विद्यालय में प्रोफेसर थे, उसमें अंग्रेज प्रोफेसरों की अपेक्षा भारतीयों का वेतन बहुत कम था, जबकि उनकी योग्यता कम नहीं होती थी। इसके विरोध में श्री बोस ने वेतन लेना बंद कर दिया। उन्हें प्रतिदिन गंगा पार करके विद्यालय जाना पड़ता था। जब वेतन नहीं तो खर्च कैसे चले? इस स्थिति में मल्लाह के पैसों का प्रश्न था। उस स्थिति में उनकी धर्मपत्नी ने अपनी सोने की अंगूठी बेचकर छोटी सी नाव ले ली और प्रतिदिन वे स्वयं ही पति को गंगा पार कराने और वापस ले जाने लगी। इस तरह के मार्मिक प्रसंगों से
पारिवारिक जीवन में कष्ट और मुसीबत में भी घनिष्ठ आत्मीयता के संस्कार विकसित होते हैं। परिवार में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल परिवार के परिजन परस्पर सेवा की भावना नहीं रख पाते हैं। जैसे तैसे परिवार तो दिखते हैं, पर भीतर की पारिवारिक भावना मर चुकी होती है। ऐसा लगता है सभी किसी होटल में रहते हैं जहां खाना विश्राम मिलता है। एक दूसरे के दुख दर्द से पर कोई मतलब नहीं होता। आखिर क्या कारण है? परिवारों में परस्पर सेवा की भावना लुप्त क्यों हो रही है? परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शाब्दिक प्रेम बनाए रखने का क्या लाभ? किसी व्यक्ति के हृदय को जीतना है तो उसके कष्ट और बीमारी के क्षणों में निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर दीजिए। वो सदा के लिए अपना हो जाता है। सेवा के सुअवसर केवल बीमारी के समय ही नहीं रहते। घर के परिजन पर किसी भी प्रकार की विपत्ति या कष्ट हो, उस समय उसे सहायता देना सेवा ही है। संकट आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, कैसा भी हो, संकट तो संकट है और हर समय हर आदमी को सहायता और सहयोग की आवश्यकता रहती है। इस समय सेवा पहुंचाना परिजनों का कर्तव्य है। यदि बीमारी, कष्ट, विपत्ति, संकट आदि के क्षणों में परिवार के परिजन एक दूसरे के सहयोग, सहायता व सेवा के लिए ही बढ़ते रहें तो पारिवारिक वातावरण में स्नेह बना रहेगा। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुखप्रद आकर्षण बना रहेगा। वे एक दूसरे के लिए हर घड़ी हर काम के लिए तत्पर रहेंगे। उनकी प्रसन्नता का प्रभाव ये होगा कि घर के दूसरे परिजन भी प्रसन्न बने रहेंगे, सेवा की भावना बनाए रख सकेंगे। इस प्रसन्नता के वातावरण में बच्चों का विकास भली भांति होता रहेगा तथा वे सहयोग, सहायता और सेवा का पाठ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखते रहेंगे, जिसका उपयोग वे अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। सहयोग, सहायता और सेवा की भावना के विकास पर परिवार की प्रसन्नता और प्रगति निर्भर है। सप्ताह में एक बार या अवसर के अनुरूप घर की छोटी बड़ी समस्याओं पर पारिवारिक गोष्ठी करते रहना बहुत उपयुक्त होता है। घर की व्यवस्था एवं प्रगति के संबंध में हर व्यक्ति को कुछ सोचने और कुछ करने का अवसर मिले तो इससे उपेक्षा और अन्य मनस्कता की स्थिति दूर होगी। इससे परिवार के विकास में प्रत्येक सदस्य की दिलचस्पी जगती है और उसका वास्तविक लाभ कुछ ही दिनों में सामने खड़ा दिखाई देता है। परिवार के हर सदस्य को लगता है कि वो भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आवश्यक नहीं कि कोई बहुत बड़ी समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाए। कल क्या साग दाल बननी चाहिए, परसों का त्योहार किस तरह मनाना चाहिए, जैसी छोटी छोटी बातें भी परामर्श का विषय हो सकती हैं। और अर्थव्यवस्था, घर की सुसज्जा, शिक्षा, सुधार जैसे समस्या प्रसंगों की जानकारी घर के सभी लोगों को देखकर उन्हें पूछा, बताया तथा सोचने एवं करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। ये करने से घर का सभी सदस्य ऐसा अनुभव करता है कि परिवार में हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व एवं योगदान है और उसके रुझान एवं सहयोग से परिवार निर्माण का उत्साहवर्धक पथ प्रशस्त हो सकता है। आवश्यक नहीं कि हर दिन कहानियां ही सुनाई जाएं। समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण घटनाएं, भजन कीर्तन, रामायण कथा, पहेलियां, प्रश्नोत्तर जैसे कई आधार समय समय पर बदले जाते रह सकते हैं। जिस घर में इन माध्यमों में से जो अधिक पसंद किया जाए वहां उसकी प्रधानता रखी जा सकती है। विचार परिष्कार, दृष्टिकोण विकसित करने व आदर्शवादी उमंगे उत्पन्न करने की दृष्टि से रात्रि को कहानियां कहने का प्रचलन देखने में छोटा किंतु परिणाम में बहुत ही बड़ा सिद्ध होता है। इस अति प्राचीन किंतु अति नवीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमें नए सिरे से प्रयत्न आरंभ करना चाहिए। घरेलू सत्संग के लिए भी कोई समय निकालना आवश्यक है। रात का समय इसके लिए ठीक पड़ता है। समाचार पत्रों में छपी घटनाओं में से जो सीखने लायक हो उनकी टीका टिप्पणी, आलोचना, समीक्षा करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, जो विचार व्यक्त कर सकने जितनी बुद्धि अर्जित कर सके हैं। इस अवसर पर गांव, पड़ोस या समीपवर्ती क्षेत्रों में घटी हुई घटनाओं की
समीक्षा भी की जा सकती है। एक तरीका प्रेरणाप्रद कथा कहानियां कहने का भी है। रूढ़िवाद और अंधविश्वास फैलाने वाला साहित्य इस निमित्त चयन नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की जीवन चरित्र, संस्मरण, भले बुरे कार्यों के परिणाम भी साथ ही बताते चलने चाहिए। इस निमित्त प्रज्ञा पुराण की कथाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। उन्हें क्रमशः कहते और निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहने सुनने की व्यवस्था बनाई जाए तो व्यवहारिक ज्ञान के अतिरिक्त कहने बोलने का अभ्यास भी बढ़ता है। किसी भी समस्या के बारे में आपस में वार्तालाप करें, पर ध्यान रखने की बात यह है कि सौजन्य बना रहे, कटुता या तिरस्कार का भाव न आने पाए। वार्तालाप का आनंद तभी है जब उसमें उत्तेजना न आने पाए, संतुलन बना रहे और आगे वार्ता की गुंजाइश बनी रहे, वार्ता होती रहे और सौजन्य बना रहे। एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति तिरस्कार की भावना न रहे, गलतफहमियां दूर होती रहे। इसी में वार्तालाप की शोभा है। घर में प्रत्येक सदस्य को ऐसा निरीक्षण करना चाहिए कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव में दोष दुर्गुण कहाँ हैं। उन सभी को निरस्त करने की बात सोचनी चाहिए। ऐसा उपाय करना चाहिए कि घर के सभी लोग किस प्रकार आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कारी और भौतिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकें। ये तथ्य परिवार के सदस्यों को हृदयंगम कराया जा सके तो वे प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।